शुभ संध्या सभी को। मेरा नाम गायत्री है। आज मैंने सोचा लाइव ही आ जाऊं क्योंकि कुछ सामरिक दृष्टि से बातें रखनी थी, कुछ तथ्य हैं और कुछ विचार मंथन भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो अभी हमारे आंखों के सामने प्रतिफलित हो रही हैं ये फुल स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि किसान आंदोलन से जो एक लहर शुरू हुआ उसके पीछे बहुत सारे और भी पृष्ठभूमि है। आपको दिख रहा होगा कि रिहाना ने पहले ट्वीट किया, उसके बाद फिर ग्रेटा थनबर्ग आई, उसके बाद फिर मिया खलीफा आई और बाद में जो ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये भी डाला कि जिन जिन को इसमें ज्वाइन करना है, इस मुहिम से जिन जिन को किसान आंदोलन में जिनको सरोकार करना है, जिनको समर्थन देना है, तो यहाँ पे आप कृपया टूल किट है, उस टूल किट को आप इस्तेमाल कीजिए। वो सबसे बड़ा एक हमारे लिए तो बहुत बड़ा वरदान हुआ, उनके लिए बहुत बड़ा एक ब्लंडर भी है। सभी लोगों ने जैसे उसको एक्सेस किया, हम सभी को दिखा कि उसमें क्या कंटेंट है। उसमें कंटेंट इतना एक्सप्लोसिव है कि ये एक सोची समझी साजिश है। हेलो ट्यूलिप जी, नमस्ते नमस्ते। सो नाइस टू सी यू, सो नाइस टू सी यू निवेदिता जी। अभी मैं ये बोल रही थी कि जितने लोग अगर आप वो एक्सेस करते हैं उस लिंक को, उसमें आपको दिखेगा कि इतनी सारी चीज़ें उन्होंने इतने एक्सप्लोसिव उन्होंने कंटेंट डाला है कि ये जो मुहिम है ये बिल्कुल भी एक्सीडेंटल नहीं है। ऑर्गेनिक होना तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है, बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड है। और इसके पीछे एक ग्लोबल साजिश की एक बू आती है। तो लोग सोचेंगे कि ये ग्लोबल साजिश क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया है। जय श्री राम निवेदिता जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इस प्रकार से ग्लोबल साजिश क्यों? तो ये देखिए, ग्लोकल जो शब्द है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी व्यवहार करते हैं, ग्लोकल शब्द, ये केवल और केवल एक बज़वर्ड नहीं है, ना ही ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा टर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोकल एक वो सच्चाई, वो वास्तविकता का नाम है जिसको हम कहते हैं ग्लोबली लोकल। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी होता है, क्या आपके और मेरे जीवन में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? पड़ता है। आज भी हमारे भारत में हो रहा है, आपको लगता है कि पूरे ग्लोबली उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लोकल कारण। लेकिन फिर सारे लोग भारत के विरुद्ध एक तत्व क्यों काम कर रही है? भारत ने उनका क्या बिगाड़ा है? ठीक है, भारत उनकी वर्चस्व को ललकारा है, वो उन लोगों से हजम नहीं हो रहा है। यदि आप अभी देखें, वर्तमान स्थिति में भारत ने यूएनओ पे परमानेंट मेंबरशिप के लिए हमने बहुत समय से आवेदन डाला हुआ है, पर वो बार बार हमें मना कर देते हैं। अच्छा, अगर हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाता है तो क्या होता है? परमानेंट मेंबरशिप से हम लोगों को वीटो पावर मिलता है। वीटो यानी ना बोलने का एक पावर। यानी यदि हमें कोई सैंक्शन पसंद नहीं आया, यदि हमें कोई इंटरनेशनल पैक्ट पसंद नहीं आया, यदि हमें कुछ एक प्रावधान इंटरनेशनली पसंद, कोई ट्रीटी हमें पसंद नहीं आया, तो हम उसको मना कर सकते हैं। जी, वी आर विटोइंग। ठीक है, विटो यानी वो हो ही नहीं सकता, ठीक ना। वो चीज, वो एक जो प्रावधान है, वो जो एक बेनिफिट है, वो भारत को नहीं मिले, इसलिए बहुत सारे तत्व काम कर रहे हैं, जैसे कि चाइना, जैसे कि पाकिस्तान। ठीक है, आज फिलहाल परमानेंट मेंबरशिप किन किन के पास है आप देखिए। यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। चाइना को छोड़ के बाकी चारों देश जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए है वहाँ पे, और चाइना भी उसमें शामिल है। लेकिन मुख्यतः अगर आप देखें, फ्रांस, रशिया, फिर यूके, यूएस, ये चारों प्रदेश, ये जो चारों देश हैं, एक तो वो यूरोपियन यूनियन की तरफ चला गया। रशिया को हम इसलिए यूरोप में काउंट करते हैं क्योंकि उसका जो कैपिटल है मॉस्को कम्स अंडर यूरोप।
तो चूंकि मॉस्को अपना कैपिटल अगर आपका पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में आता है तो आपका देश भी उसी कॉन्टिनेंट में मूलतः काउंट किया जाता है। तो बेसिकली ये सारे चारों के चारों राष्ट्र यूरोप में हैं और केवल एक है चाइना में। यानी आपने एक रीजनल सुप्रीमेसी आपने ऑलरेडी चाइना को दे के रखा है। अब चाइना ये पावर किसी और राष्ट्र के साथ बांटना नहीं चाहता है, ठीक है। तो इसके कारण इस सारे ये जो एक संतुलित नहीं है, असंतुलित जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो कभी भी सामान्य रूप से करना ही नहीं चाहते हैं। आज भारत के पास, हमने पहले से बोल दी कि हमें एनएसजी नहीं चाहिए, ये भारत ने स्वयं बोला कि हमें एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, हमें उसमें भाग लेना ही नहीं है क्योंकि उससे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, आप टेस्टिंग ही नहीं कर पाते। तो भारत ने बोला हमें करना ही नहीं है। पर हम MTCR के हम मेंबर्स हैं, यानी मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रेजिम, हाँ जी, इसी का हम लोग मेंबर हैं। इस नाते हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है 500 kg का पेलोड मिसाइल टेक्नोलॉजी से होकर हम लेके जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर हो, कैसा मतलब घातक जो हमारे एक जोर है वो हम उसमें आजमाइश कर सकते हैं। दूसरा हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि साथ ही 300 किलोमीटर, मिनिमम 300 किलोमीटर का रेंज, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रीच है बहुत ज़्यादा है। उसके बनाम चाइना को देखे, चाइना MTCR के वो मेंबर नहीं है, ठीक है। तो उनका अगर कल को उनका और US का तो 36 का आंकड़ा है, हमारे साथ तो है ही, लेकिन US के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा है। आपस में वो ग्लोबल वर्चस्व बनाने के लिए उनके पास हमेशा रहता है। लेकिन आज चाइना के पास एक बहुत बड़ा हैंडीकैप ये रहा कि वो बाहर किसी और मतलब US को वो प्रहार नहीं कर सकता। वहीं चाइना का एक और प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हालांकि उन्होंने बनाया, लेकिन सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम हो गया है उनके पास के ही देश ताइवान के साथ उनका नहीं जम रहा है। दूसरा, जहाँ साउथ चाइना सी, उसमें उनका पूरा का पूरा गोलमाल है। हर एक प्रदेश, हर एक देश के साथ उनका एक इन्वेजन वाला स्पिरिट है, हमेशा किसी के ऊपर अपना थोपने का जो काम है। उन्होंने श्रीलंका के साथ किया, श्रीलंका को भी उन्होंने अपने नीचे दबाने का उन्होंने प्रयास किया। साथ ही में अगर आप देखें बाकी जितने भी, श्रीलंका को देखिए आप, फिर ताइवान को देखिए, फिर मलेशिया को देखिए, ये पूरे जो उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ। दूसरा, वन रोड वन बेल्ट, ये वाला भी उनका जो एक उपक्रम था, कल्पना था, वो भी नहीं काम हुआ। वो इसलिए कारगर नहीं हुआ क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्राइसिंग हो रहा है और इसके अंदर बहुत सारे आपसी उनके तालमेल नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो चाइना इस कारण भारत को आगे बढ़ेगा, ठीक है। साथ में पाकिस्तान फिर चाहे चाइना को, फिर चाहे किसी और को, कैसे भी करके भारत को आगे बढ़ना है ही नहीं। इस कारण आपको दिखेगा कि ये रोज रोज का ये रस्साकसी चलता आ रहा है और ये चलता जाएगा। ये आज नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से ये चलेगा, चाइना के साथ ये चलेगा। इनको क्रश करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें अपने आप को एकता में जुट के रखना है और दूसरा है हमारे अपने समर्थन, हमारे अपने सामर्थ्य को बढ़ाना है। वो सामर्थ्य बढ़ाना ही इन लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। आज अगर आप मिलिट्री माइट के हिसाब से देखें तो हमारे पास अपना तेजस एयरक्राफ्ट है, ठीक है। आज हमने रफेल ले लिया, तेजस से अवेक्स का जो हमारा रडार सिस्टम है उससे आप एकदम नीचे तक का भी आप रेंज में जाएं तो भी यू कैन फाइंड आउट द एंटायर रडार से आपके सारे मिलिट्री माइट, आपका जितना भी है वो सारा इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, आपको दिखाई देता है, ठीक है। कि ज़मीन के नीचे भी अगर कुछ गाढ़ा हुआ है तो अवेक्स के साथ हमें वो भी पता चल जाता है कि कौन टनल खोद के अगर हमारे भारत के अंदर कोई घुसना चाह रहा है तो भी हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से हमने अपने आप को एमिनेशन डाला हुआ है, हमने अपने आप को एकदम सुगठित करके रखा है। पर साथ ही में ये केवल मिलिट्री माइट है, साथ में हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो सबसे ज़्यादा कारगर हुआ है।
वो सबसे ज़्यादा इसलिए कारगर हुआ है क्योंकि अभी देखिए आप, कोविड से पहले भी हम काम करते आ रहे हैं, लेकिन कोविड के समय पे तो ये वसुधैव कुटुंबकम जो हम बोलते हैं, केवल हम बोलते हैं या फिर हम उसको कार्यरत भी करते हैं, क्या हम उसको आत्मसात भी करते हैं, इसका भी एक बहुत अच्छा प्रमाणिकता आया। एक ऐसा देश भारत जिसमें कभी पीपीई किट बनाने का कोई कंपनी नहीं था, हमारे पास कोई अनुभव नहीं था, 2 महीने के अंतर हमने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमने कंपनी भी सेटअप किए, हमने मैन्युफैक्चर भी किए, स्वयं के लिए किया। हमारे पास 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, कोई आम छोटे मोटे बात नहीं है। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त नहीं हुआ, लेकिन कैसे भी करके इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट था वो हमने फुलफिल तो किया। साथ में बाकी के देश, आसपास के देशों के लिए भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने रफ्तान किया। नेपाल को हमने भेजा, इन सारे प्रदेशों को जब हमने भेजा तो आज जो एक प्रदेश नेपाल हमारे साथ, जिन्होंने एक छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी हमारे बाउंड्री इशू को लेकर इतनी चाटुकारिता कर रहे थे चाइना के, वो आज अभी भारत के समर्थन में आई है और खुले से बोल रही है कि हम भारत को समर्थन कर रहे हैं। आज पाकिस्तान, हालांकि वो हमेशा हमें ना ही बोलेंगे, लेकिन आज जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो वो चाइना को दरकिनार करके बोल रहे हैं हम भारत के ही वैक्सीन को लेंगे, और भारत ने अपनी वैक्सीन पाकिस्तान को बाकायदा भेजी है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर चाहे वो ग्वादर एयरपोर्ट को बनाने की बात हो, फिर चाहे श्रीलंका को इतनी बड़ी डेट से बचाने की बात हो, फिर चाहे वहाँ के एयरपोर्ट के रिकंस्ट्रक्शन की बात हो, फिर चाहे नेपाल को मदद करने की बात हो, हम सारे दिशाओं में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ तत्व हमेशा आएंगे जो चाहेंगे कि हम इसके बारे में बिल्कुल भी आगे ना बढ़े, और वो दिन रात, दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करके भारत को कैसे नीचे लेके लाया जा सकता है, इसके बारे में वो बिल्कुल काम करेंगे। आज मुझे किसी एक जन ने बोला फेसबुक पे, और वैसे भी मुझे सुनने को भी आया कि दीदी ये जो हम लोग कर रहे हैं फेसबुक से बाहर निकल के ही फेसबुक में करते रहने से क्या फ़ायदा रहेगा, या फिर सोशल मीडिया में करने से क्या फ़ायदा होगा। यदि हम ये सोचते हैं कि ये शारीरिक बल प्रदर्शन का काम है या फिर केवल और केवल हमारे सरकारों का काम है, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये है वैचारिक लड़ाई, ये विचार लाना कि ये वो पंथ है जिनके साथ आज हम लड़ाई कर रहे हैं, वो पंथ है जो ये हमेशा चाहेगी कि ये बोले कि भाई भारत जो है ना सपेरों का देश है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। दे वुड वांट टू कॉल अस टुडे द सेम, इवन आफ्टर 100 years दे वुड लव टू कॉल अस दैट वे। दे वुड लव टू शोकेस आवर फिल्म्स एज स्लमडॉग मिलियनेयर्स। आज हमारे भारत का हालत ऐसा नहीं है, और उनसे ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रही है कि भारत इतने सुपर पावर के रूप में उभर के आ रहा है। तो ये इन सारे छोटे मोटे मुद्दों से बढ़ के बहुत बड़ा एक आयाम पा चुका है, और इसमें हमें जो मिनियंस इन लोगों ने प्लेस करके रखे हैं अपने वेस्टर्न हेजेमनी को, अपनी पाश्चात्य वर्चस्व को मेंटेन करने के लिए, उसको ये एक चुनौती है। आज जो बाइडेन जी ने मुखर होकर ये बोला है कि भारत का जो फार्म लॉज है ये भारत के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए अच्छा है। आपको लगता है कि वो यूं ही बोले हैं? ये सब कुछ हमारे जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके द्वारा बहुत मेहनत के बाद आज हम यहाँ इस स्तर पे आए हैं। तो हम सभी को एकत्रित रहना है, हम सभी को एकजुट होकर रहना है और आगे बढ़ना है। सशक्त भारत होना चाहिए, और जितना हो सके ये सारे काम तो होता रहेगा, लेकिन हम जितना हो सके क्रिएटिव, कुछ सकारात्मक दिशा में कुछ काम करें, इसका हमें संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि फिर चाहे आप कितना भी इनको आप मुखर होके आप उनको जवाब दें, जब तक आप एक कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे, भारत का जो नैरेटिव है वो सशक्त होके उभर के नहीं आएगा। ये आपके और मेरे जैसे ही लोग हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत को सक्सेसफुल बनाया। ये आपके और मेरे जैसे ही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन को 2-3 महीनों के अंदर ट्रायल सहित उन्होंने इसको संभव करके दिखाया। आपके और मेरे जैसे ही लोग हैं जिन्होंने कोविड के समय, मैंने स्वयं देखा है हमारे अपने भी NGOs के द्वारा कितने मेहनत से सारे प्रतिकूल परिस्थितियों को चुनौती देते हुए मानवता का हमने धर्म निभाया है। तो
इस वसुधैव कुटुंबकम के अगर हमें नैरेटिव को आगे लेके जाना है तो हमें आगे बढ़ के सशक्त हो के सकारात्मक काम करने हैं। अभी जैसे 31 जनवरी का दिन गया, ये एक पोलियो दिवस के रूप में हम मनाया जाता है बहुत समय से, और भारत आज पोलियो मुक्त भारत हो गया है। आपको पता है, मैं भी अभी पोलियो मुक्त भारत में, इसमें मैं अभी अभियान में मैं जुड़ी थी 31 जनवरी को, और हमारे NGO श्री श्री शंकरदेव सेवा समिति के अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम भी रखा था। इतना सुंदर अनुभव रहा है। एक दिन का हमारा पूरा ट्रेनिंग रहा और पूरा हमने किया, और इस पूरे प्रक्रिया में हमने युवाओं को जोड़ा। अब युवाएं जो इतने महीनों से घरों में बंद थे, बल्कि उनके जो लेक्चर्स है आज भी ऑनलाइन ही हो रहा है, उनके लिए इट वाज लाइक अ बिग रिलीफ। उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि प्रत्यक्ष रूप से आज वो धरातल में काम कर रहे हैं। और एक बच्चा तो क्या, वो डिग्री 3rd ईयर में है, उन्होंने तो ये अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने ये बताया कि दीदी थैंक यू सो मच, और वो बिल्कुल भाव विभोर हो रहे थे। मुझे बोले कि दीदी थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज मैं जहाँ पहली बार मैंने पोलियो पिला था, पोलियो की खुराक मैंने जहाँ पे लिया था, आज मैं यहाँ दूसरों को पोलियो पिला रहा हूँ। और वो आज यहाँ पे इस नवी मुंबई, मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, तो नवी मुंबई में वो कितने सालों के बाद वापस आए हैं। तो दैट इज़ अ डिवाइन थिंग, यू नो अबाउट इट। और ये बच्चा बोलते बोलते उसकी आंखें एकदम नम हो गए थे। बहुत ही हार्ट टचिंग है। इसके आपको लिंक्स मैं हो सके तो शेयर भी कर दूंगी, आप ज़रूर उनको सुने। तो ये इस प्रकार के कुछ कंस्ट्रक्टिव काम है। इसी उपक्रम के अंतर्गत हमें एक बहुत अच्छा सुविधा भी मिला। WHO के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर काटकर करके, जो कि ऑडिटर हैं पूरे ठाणे ज़िले के, और उन्होंने हमें कुछ तथ्य बताए कि भारत में तो ये सक्सेस स्टोरी है, और वो क्योंकि जनमानस इसके साथ जुड़ी है, साथ ही साथ चूँकि हम लोगों ने इसको इतनी अच्छे से, इतने निष्ठा से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और इतने सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट किया, आज नाइजीरिया जैसा देश भारत के वैक्सीन, भारत के लोगों को वहाँ पे अपने देश पे लेके गए, और 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर नाइजीरिया आज पोलियो मुक्त है। तो नाइजीरिया में हमने केवल अपने वैक्सीन से नहीं दिए, हमने अपने एक्सपर्टीज़ दिए, हमने अपनी ट्रेनिंग दी, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना, ये जो इंटेलिजेंस, जो नॉलेज है, नॉलेज शेयरिंग, हमने इंटेल शेयरिंग किया उनके साथ। तो भारत केवल मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, केवल सर्विसेज ही नहीं है, हम लोगों के तरफ से हमने फ्रूगल इन्वेंशंस किए हैं, जिसे हम कहते हैं जुगाड़। बहुत ही कम संसाधनों के साथ हमने बड़े बड़े काम करके दिखाए। ये है हमारे भविष्य का भारत, ये है हमारा सुदृढ़ भारत, और इस प्रकार से हम भारत को पराक्रम के दिशा पे लेके जा सकते हैं। तो हालांकि जो अभी ये गलत एक भावधारणा, गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है भारत के बारे में, और उसको हमें मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल देना है, परंतु हमें अपने सकारात्मक काम को भी उतनी ही सुदृढ़ता से आगे बढ़ा के लेके जाना है। इसी तरह ही हम अपने भारत को परम वैभव की ओर लेके जाएंगे। इसी आशा के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।